हमास ने एक जबरदस्त मार में राफा के अंदर ईस्टर्न जॉर्ज इंटरसेक्शन, वहां एक जगह है, सप्लाई लाइन जैसी अंदर घुस रही थी इजराइल फोर्सेस, वहीं पर उसको मार दिया। 2 मरकबा टैंक्स, 3 D9 बुलडोजर। पहली बार शायद ये हुआ है जब इतना बड़ा जखीरा, पहले तो कब्जा किया था हमास ने, पिछले 2 दिनों में उसने इजरायली वेपन्स कैप्चर किए, आज मारा भी। और एक और बात है कि अपने टैंक्स हमास ने तैयार करने शुरू कर दिए। आप देखिए, जो इसके पहले वीडियो हिजबुल्ला पे आया, जो 8:15 8:30 के बीच आप तक पहुंच गया होगा, अब ये दूसरा वीडियो है। उसमें देखिए हिजबुल्ला ने जिस धैर्य का परिचय किया, पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे। सवाल ये नहीं है कि किसने कितने मारे, वो उसमें भी हिजबुल्ला आगे है, और वो चीज जो दुनिया को नहीं बताई जा रही। लेकिन हिजबुल्ला ने अपने को मिलिट्री टारगेट्स तक सीमित रखा है और इजराइल सिविलियन टारगेट्स पे मार रहा है। ये बेसिक डिफरेंस है, और ये जो बेसिक डिफरेंस है यही तय करेगा लड़ाई, यही तय करेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बहुत ही सीधी बात है। अगर ऐसा होता कि भाई इजराइल पूरी तरह से सिविलियंस को मार रहा होता, उधर से रिटेलिएशन नहीं होता, तब भी आप कह सकते थे हाँ इजराइल जालिम है, लेकिन भाई कम से कम जीत रहा है। लेकिन जब लगातार हिजबुल्ला ने रिटेलिएट किया और इजराइल ने जितने मारे उससे ज्यादा मारे हैं, लेकिन आईडीएफ के लोग और आईडीएफ के इंस्टॉलेशन डिस्ट्रॉय किए, तो बताइए फिर जीत किसके साथ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात पक्ष कि पूरी जो विश्व की हवा है वो हमास के पक्ष में है, हिजबुल्ला के पक्ष में, रेजिस्टेंस के पक्ष में है। ये इससे भी ये घटनाओं से साबित हो रहा है। बांग्लादेश में अपराइजिंग हुई, पीपल्स अपराइजिंग। उसके बाद श्रीलंका में जो नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं अनुरा दिसनायके, पता है वो कौन है? वो एक रेडिकल लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन, जनता विमुक्ति पेरुमिना, यानी पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 1971 में इसने बहुत बड़ी अपराइजिंग की थी, गरीबों की अपराइजिंग श्रीलंका में। 92, छोटा सा देश है श्रीलंका, 92 पुलिस स्टेशन कब्जा कर लिए थे। फिर 1987-89 में जो एलटीटी है उसके साथ मिलके विद्रोह किया था दूसरा, और जिसमें भी बड़ी जबरदस्त श्रीलंकन आर्मी को और वहां की जो रूलिंग क्लास है, वहां का जो फ्यूडल और प्रो इंपीरियलिस्ट रूलिंग क्लास है, उसको बहुत बुरी तरह मार लगी थी। और अब वो जब आए हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव 41% वोट लेके जीत के दिखा दिया। ये बहुत बड़ी घटना है। इस पर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और इसमें डिटेल में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से वहां पर तमिल बुद्धिस्ट, मतलब तमिल हिंदू, बुद्धिस्ट, मुस्लिम और क्रिश्चियन सब ने मिलके कैसे एक लेफ्ट फोर्स को जिताया। और यही चीज हिजबुल्ला, यही चीज लेबनान में हो रही है। सारे धर्म के, सारे डिनोमिनेशन के लोग एक साथ आ रहे हैं, और यही चीज गाजा में भी हो रही है। उसके बाद देखिए एक चीज और, मैं जो पिछले हिजबुल्ला वाले वीडियो में बताना भूल गया था, कि जो सबसे बड़े शिया क्लेरिक हैं सिस्तानी साहब, जो इराक में रहते हैं, उन्होंने एक अभी फतवा नहीं जारी किया, लेकिन एक उन्होंने बयान दिया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो रेजिलेंस है, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं लेबनान पे, उस पे तो एक लोग उसका जवाब, मतलब उस पे हमारी पूरी सिंपैथी है, और हर तरह की मेडिकल हेल्प जहां भी लोग हैं, मतलब जहां भी शिया पॉपुलेशन खास तौर पे है, वहां वो उन तक मदद पहुंचाए, और आम मुस्लिम कम्युनिटी भी उन तक मदद पहुंचाए। लेकिन एक दूसरी बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि अगर इसका अप्रोप्रिएट आंसर देना है तो वो भी जायज है। यानी सिस्तानी साहब, देखिए सिस्तानी साहब का बड़ा महत्व है। आईसिस के खिलाफ उन्होंने फतवा दिया था, और सब जगह से लोग लड़ने आ गए थे, इवन सुन्नी फोर्सेस आ गई थी लड़ने, और आईसिस को भागना पड़ा। अमेरिका का पूरा खेल खराब कर दिया। अब सिस्तानी साहब देखिए, जिस दिन दूसरी तरह की एक फतवा टाइप दे देंगे, उस दिन पूरा एक दूसरी तरह का माहौल बन जाएगा, और वो ना बने। इजराइल इसकी बहुत जी तोड़ कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने भी इजराइल को वार्न किया है। ये देखिए स्थिति पूरी आगे बढ़ रही है। हमास के बाद हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। हमास में देखिए सबसे पहले आज वेस्ट बैंक में जो किमर तुजुर सेटलमेंट है, वहां पर हमास ने बेत उमर एक जगह जो इजरायली सेटलर्स का गढ़ है, और जहां इजरायली सेटलर्स ने हथियार जमा कर रखे थे, वहां रेड की। अब रेड्स जो हैं ये तो आईडीएफ करती थी, लेकिन यहां हमास ने रेड की। यहां पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, हमास और अल-अक्सा जो वहां का मेन रेजिस्टेंस फोर्स है, दोनों ने मिलकर रेड की और हथियार वहां जब्त की। अब देखिए,
अभी तक हथियार जब्त हो रहे थे गाजा में इजराइल के, वो भी नई परिघटना इधर की है। और वेस्ट बैंक में भी देखिए ये शुरू हो गया और 2 उसमें सेटलर्स मारे गए, 2 सेटलर्स को गोली मार दी खड़े खड़े। उसके बाद देखिए जो अल्फाई मिनाशे अजुन ईस्ट कलकलिया, ये भी वेस्ट बैंक में अल्फाई मिनाशे, जो एक दीवार वहां पर एक सेटलमेंट है, जूइश सेटलमेंट, वहां पर एक दीवार बनाई है आईडीएफ ने, उसको डिसमेंटल कर दिया, उसमें एक्सप्लोजिव लगा दिए। अब जब वो दीवार डिसमेंटल हो गई है तो वो जो सेटलर्स का जो एरिया है जूइश सेटलर्स का, वो पूरा खतरे में आ गया, क्योंकि वो रेजिस्टेंस की फायरिंग रेंज में है। वहां से वो दुम दबा के भाग गए, लिटरली भाग गए। और वहां पर ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, गुंडे, जो बेसिकली गुंडे जो इजराइल सेटलर, इनका वो गढ़ है। और वहां पर जब ये भागे हैं तो अपना जखीरा छोड़ के भागे, यहां भी हथियार जब्त हो गए। उसके बाद देखिए जो तीसरी जगह वेस्ट बैंक में नाब्लस में लड़ाई हुई। नाब्लस में मैं आपको कल ट्यूबस में हुई थी। नाब्लस में बलाता कैंप है, माउंट गिरिज्म है, जहां पर लगातार जो सेटलर्स इस तरह के स्नाइपर्स के रूप में काम करते हैं, या जिनको जो रिटायर हो गए आईडीएफ से, जिनको हथियार दिए हैं अभी इजरायली सरकार ने, उनके खिलाफ जो पूरा कैंपेन चल रहा है वो बदस्तूर जारी है। और उनके खिलाफ आज कम से कम 6 घंटा सेटलर्स के एक ग्रुप और रेजिस्टेंस फाइटर्स में 6 घंटा गोली चली। दोनों तरफ से, रेजिस्टेंस की तरफ से 1 घायल हुआ, सेटलर्स की तरफ से 5 घायल हुए। देखिए 1:5 का रेशियो अब आप इस चीज को देखिए, पूरा बदल रहा है। वेस्ट बैंक और गाजा में स्थिति में वही जो बार बार कह रहा हूं कि जो नॉर्थ में लड़ाई शुरू हो गई है, उससे एक नया एज मिल गया है साउथ में, ईस्ट और साउथ में, ईस्ट वेस्ट बैंक साउथ गाजा, यहां पर एक नया एज मिल गया है जिसका पूरा फायदा उठा रही है रेजिस्टेंस। उसके बाद देखिए नाब्लस में ही जो वेस्ट बैंक के एक बड़े शहीद जोफी, जो अल जोफी, उनके नाम के जो बॉम्ब्स बने, और अभी वो नवंबर 2023 में शहीद हुए, उनके नाम पे जो बॉम्ब्स बने हैं, पहले भी मैंने जिक्र किया है, उन बॉम्ब्स को और मशीन गन्स को ऑल्टरनेट करके नाब्लस में एक दूसरी जगह कुछ आईडीएफ की कुछ जीप्स आ रही थी, उनको निशाना बनाएंगे। और उन जीप्स में करीब 12 सोल्जर्स थे। अब सोचिए आप, 12 सोल्जर्स जो हैं वो 12 के 12 वहां पर ज्यादातर उसमें घायल हो गए और बाकी वो मैदान छोड़ के भाग गए। उसके बाद देखिए बलाता कैंप में और एक और बड़ी घटना हुई, जो वहां के लोकल, मतलब जैसे युवा जो हैं मोलोटोव कॉकटेल फेंकते हैं, ये इस तरह से वो विरोध करते हैं इजराइल का। अभी इस बार वो जो मैं स्टिक ग्रेनेड्स की बात कर रहा था, वो स्टिक ग्रेनेड्स बड़े स्तर पे डिस्ट्रीब्यूट रेजिस्टेंस ने किए हैं यूथ में, क्योंकि आज भी जो सेटलर्स ने एक दूसरे नाब्लस के ही दूसरे फिलिस्तीनी गांव पे हमला किया, वहां पर जो फिलिस्तीनी हैं उन्होंने स्टिक बॉम्ब्स फेंकी। अच्छा, सेटलर्स को ये उम्मीद नहीं थी, उनको नहीं लगता था कि यहां पर इस तरह का रेजिस्टेंस हम फेस करेंगे। लेकिन जब स्टिक बॉम्ब, स्टिक ग्रेनेड जब फेंके जाने लगे, और 13 14 साल के लड़के, बच्चे फेंक रहे हैं उसको, क्योंकि उसमें ज्यादातर जो एडल्ट वहां के मर्द हैं वो लड़ने के लिए वो रेजिस्टेंस में जा चुके हैं, और अपनी माँ बहनों की रक्षा के लिए 13 से 18 साल के लड़के हैं वहां ज्यादातर। और उन लोगों ने जो जांबाजी दिखाई है, जिस तरीके से उन्होंने हैंड ग्रेनेड स्टिक्स का इस्तेमाल किया है, इट टुक एवरीवन बाय सरप्राइज। और जो आईडीएफ का जो वहां पर जो फोर्स थी और जो सेटलर्स का जो गैंग था जिसने अटैक किया, वो पीछे हटते हुए भी उसने मतलब सल्यूट नहीं किया, उसने भी मतलब बीच लड़ाई में देखिए एकदम एक दूसरे को मिटाने की लड़ाई चल रही है, नस्ली लड़ाई चल रही है एक तरह से, उसमें भी जो बहादुरी है फिलिस्तीनियों की, उसको इनको सलाम करना पड़ा। और ये तो फिलिस्तीन के इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब आईडीएफ के लोगों ने 2002 में, 2003 में, 2004 में जब सल्यूट मारा है फिलिस्तीनियों को। लेकिन ये इस जंग में शायद ये पहली बार हुआ है, पहली बार ये हुआ है कि जब उन्होंने देखा कि ये बच्चे इस तरह से लड़ रहे तो उन्होंने सल्यूट मारा। उसके बाद देखिए एक बड़ी घटना घटती है बलाता में ही, जब जो यूथ ऑफ रिवेंज एंड लिबरेशन है, वो एक तीसरी जगह जो बलाता कैंप है, जो मेन बलाता कैंप है, वहां पर एक आईडीएफ ने हमला करने की कोशिश की, तो उसको वहीं के एक्सेस पर रोक दिया। बार बार यही हो रहा है कि जो एक्सेस पर रोक रहे हैं, अभी जब मैं राफा की घटना के बारे में आपको बताऊंगा तो उसमें भी आप देखिएगा कि जो एक्सेस पे रोक रहे हैं उससे बहुत बड़ी
एक नया डेवलपमेंट है। मतलब ये फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, हमास फ्रंट फुट पे खेलने लग रहा है, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस पूरा फ्रंट फुट पे खेलने लग रहा है, जिससे आइडिया घबरा जा रही है। और देखिए जो इनकी जो अब गोलियां, जैसे जो हैवी बैराज ऑफ बुलेट्स जो जिस तरीके से पहले मारते थे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने, अब ग्रुप में मारना शुरू किया। जैसे 10 मशीन गन एक लाइन से, अब 10 मशीन गन एक लाइन से जब तर चलती हैं, तो आईडीएफ ये समझती थी कि हमास एक भाई डिसजॉइंटेड भाई है, एक तरह का गुरिल्ला ग्रुप है ना, 3 या 4 की संख्या में उसके लोग हमला करते हैं। कभी कभी बीच में मैदानी लड़ाइयाँ भी हुई हैं। 7 अक्टूबर को मैदानी लड़ाई हुई थी आमने सामने की, जिसमें सैकड़ों हमास फाइटर्स और सैकड़ों आईडीएफ के लोग आमने सामने थे, वो भी हुई। लेकिन मुख्तः और वेस्ट बैंक में, खासतौर पे वेस्ट बैंक में तो ये उम्मीद ही नहीं है, लेकिन वेस्ट बैंक में आज जो हुआ है कि कम से कम 12 से 15 जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के फाइटर्स हैं, उन लोगों ने बाकायदा फॉर्मेशन बना के जो बुलेट्स का एक पूरी बारिश कर दी, उससे इजरायली फोर्स अनर्व हो गए, उसे पीछे हटना पड़ा। उसके बाद देखिए ट्यूबस में लगातार रोज लड़ाई हो रही है। आप रोज मेरे मुंह से ट्यूबस का नाम सुनते हैं। अब ट्यूबस में एक स्पेशल जो आईडीएफ की स्क्वाड है वो इन्फिल्ट्रेट कर गई थी, अंदर घुस गई थी और वहीं पर वो बैठी हुई थी। ये कई बार आईडीएफ कर चुकी है, लेकिन हर बार वो डिस्कवर हुई। मैं तो अचरज में हूं, 7 अक्टूबर के बाद कई बार इन्होंने गाजा में कोशिश की कि इन्फिल्ट्रेट करके सिविलियंस में घुल मिल जाएं और उसके बाद अचानक हमला कर दें जब रेजिस्टेंस की फोर्सेस दिखाई पड़े, या कुछ सिविलियंस को मार दें जो रेजिस्टेंस के साथ है, या पता लगा लें और उनको फिर हम यहां से उठवा लें। इस तरह से कुछ अगुवाई हुई है पहले, लेकिन अब तो तुरंत स्पॉट हो रही है। आईडीएफ की फोर्स स्पॉट हुई और जैसे ही स्पॉट हुई उसको घेर लिया फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने, और आईडीएफ वाले डर के मारे एक जगह दुबक गए। अरे अगर तुम किसी कहीं इन्फिल्ट्रेट कर रहे हो, जैसे हमास इन्फिल्ट्रेट करता है, तो वहां ये नहीं करता है कि अगर 7 या 8 हमास के फाइटर ने इन्फिल्ट्रेट किया तो वो एक ही साथ एक जगह बैठ गए, वो बिखर जाते हैं। नहीं मतलब वो मतलब यहाँ इस तरह से वो बिखर जाते हैं, और क्योंकि बिखर के ही तो इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है। लेकिन आईडीएफ की जो फोर्सेस हैं वो एक जगह सिकुड़ गई, ये डर है, और वो वहां जो रिजर्विस्ट हैं उनकी ये कमी है। और जब एक जगह वो सिकुड़ गई तो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने घेर के मारा, और उसमें कम से कम देखिए 9 आईडीएफ सोल्जर्स या तो मारे गए या घायल हो गए, और उनकी पूरी परेड हुई वहां पर, बलाटा कैंप के अंदर उनकी परेड हुई। ये जो चीजें हैं देखिए, ये सब नए डेवलपमेंट्स है। उसके बाद 2-3 जगह एक देयर एक्सेस है नाब्लिस में, यहां पर द इन्वेडिंग फोर्सेस दोबारा एक इन्वेजन हुआ जब ये घटना घटी। एयर यूनिट्स लेके आई, सोल्जर्स आए, स्पेशल फोर्सेस आई, मिलिट्री व्हीकल्स आई, और उन्होंने बलाटा कैंप में रेड किया। इसके लिए कि जो पहले की घटना में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के फाइटर्स ने जो इजरायलियों को ह्यूमिलेट किया है, उनको हम पकड़ेंगे। पूरा रेड, सोचिए एयर यूनिट्स मतलब ड्रोन्स वगैरह लेके आए, हवाई जहाज नहीं, ड्रोन्स लेके आए। उन सारे पूरी उन्होंने 3 घंटा मशक्कत की वहां पर कैंप में। लेकिन जो पहले हालत थी कि कैंप में, जब फिलिस्तीनी कैंप में रेजिस्टेंस फाइटर्स को ढूंढने जब आईडीएफ की फोर्स निकलती थी, तो वो किस तरह के जुल्म करती थी। सिविलियंस को उठा लेती थी, उनको जीप पे बांध देती थी, उनको पीछे जीप के बांध देती थी, घसीटवाती थी, हर तरह का जुल्म करती थी, महिलाओं को उठा लेती थी। इस बार 1% जुल्म नहीं कर पाए। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे ऐसा नहीं होगा, आगे भी हो सकता है, आगे जुल्म हो सकता है, और वो तो लगातार कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन जो आईडीएफ पीछे जो जा रही है, मैं आपको रोज ये जो मैं वीडियो जो हिजबुल्लाह पे बना रहा हूं, उसके साथ जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस से बना रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो फिलिस्तीनी राज्य का जो रास्ता साफ हो रहा है वो इनसे हो रहा है। ये जो रोज घटनाएं हो रही, इतिहास आप देख रहे हैं मेरी जबान से, और इसमें जो है मैं आपको बता रहा हूं कि जो मोरल, क्योंकि देखिए लड़ाई हथियारों से भी होती, मोरल से भी होती। आईडीएफ का मैं देख रहा हूं कि लगातार गाजा में मोरल गिर रहा है, और ऐसा वहां ये लेबनान में तो बदहवास हो चुके, वो अलग बात है। लेकिन यहां तो लड़ाई में जो भी एक उनका आक्रामक तेवर रहता था, कम से कम वो तो था ना आक्रामक तेवर, चाहे वो सिविलियंस पे जुल्म करते थे, वो भी कम हो रहा है। और वो इससे दिखता है कि जब ये हमला कर रहे हैं तो अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही है सिविलियंस को टच करने की। दूसरी बात, जब वो जब फोर्स जा रही थी, इसको कोई फाइटर नहीं मिला, तो एक एक्सप्लोसिव डिवाइस
पीछे से मारी हमास ने, और वो उनके बीच में फटी, उसमें लोग घायल हुए आईडीएफ के, लेकिन वो वापस मुड़ के नहीं गए। वापस उनके पास मिलिट्री व्हीकल्स थी, उनके पास ड्रोन्स थे, लेकिन वो वापस मुड़ के जाने की हिम्मत उन्होंने नहीं की। उसके बाद देखिए अब जेरूसलम पे आते हैं। जेरूसलम में देखिए आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि जेरूसलम में उस तरह से आर्म स्ट्रगल बेथलेहम में रहा है, लेकिन जेरूसलम के आसपास नहीं रहा है। और वहाँ एक सेटलमेंट है कोचाव याकूब। ये जो सेटलमेंट है ये बेसिकली इजरायलियों के सेटलमेंट है, और ये बड़ा बदतमीज, मतलब ये इसके लोग जब भी इजरायली मिनिस्टर कोई अलग सा मस्जिद के अंदर घुसते हैं और उसको डेजिग्रेट करते हैं, ये करते हैं, जो 2021 में भी कांड हुआ था, फिर अभी जो कई कांड हुए हैं 7 अक्टूबर के बाद, उसमें सबसे आगे रहते हैं इसके लोग, ये कोचाव याकूब सेटलमेंट के। और इसमें ज़्यादातर ईस्टर्न यूरोप और रशिया के जो वहाँ से आए हुए हैं सेटलर्स हैं वो बसे, और बड़े गुंडे टाइप के, मतलब बिल्कुल खाटी के, जैसे रशियन माफिया आपने सुना होगा ना, उस टाइप के। जैसे वो ये देखा होगा, हॉलीवुड डिमोनाइज करता है रशिया को, वो सब सही नहीं दिखाता, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ कि जैसे अगर आपने कोई हॉलीवुड में देखा होगा उस तरह से, तो वो जो लोग हैं वो बड़े सख्त माने जाते, तो उन पे गोली चला दिया, और उन पे गोली, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का स्पेशल स्क्वाड आया, लेकिन स्पेशल स्क्वाड ने गोली नहीं चलाई, उन्होंने वहीं लोकल्स को ट्रेन किया, और ये ट्रेनिंग पिछले 10-15 दिनों से चल रही थी, किसी को हवा नहीं थी, आईडीएफ को हवा नहीं थी। और उन्होंने आज उस पूरे जो ये याकूब सेटलमेंट है, जो खूंखार, जो इस तरह की ईस्टर्न यूरोपियन रशियन जो ज्यूज हैं, उनके सेटलमेंट पे गोली चलाई, और उनको वार्न किया कि आने वाले फ्राइडे में अगर अल अक्सा में कुछ हुआ तो हम तुमको गोलियों से छलनी कर देंगे। और यहां तक पहुंच गए कि उसमें 2 महिलाएं, जो जूइश महिलाएं हैं, उन तक वो इनके निशाने पे थी। इन्होंने कहा हम इनको छोड़ रहे हैं, और केवल एक वार्निंग के साथ कि अगर अगली बार हुआ तो फिर देख लेना, फिर कुछ भी हो सकता है। देखिए ये जो तेवर हैं ये नए हैं, और ये फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का कॉन्फिडेंस है जो बोल रहा है। उसके बाद जो एयर स्ट्राइक्स हुई उसमें देखिए आज 4 साल की एक बच्ची, नया गाजी, जो फिलिस्तीनी बच्ची गाजा में जो एयर स्ट्राइक्स हुई उसमें मारी गई। कुछ करीब 12 लोग नुसरत कैंप में मारे गए। और नहीं सॉरी, ये जो घटना हुई, जो 4 साल की बच्ची, इसकी बॉडी आज मिली है, इसको करीब 3-4 दिन पहले ये एयर स्ट्राइक में गाजा में मारी जा चुकी थी, और बड़े मतलब दुख की बात है। उसके बाद यहाँ पर जो करीब जो नुसैरत कैंप में जो अटैक किया आईडीएफ ने, उसमें करीब 11 फिलिस्तीनी मारे गए। और उसके बाद देखिए एक गांव है अल नसीरा। अब अल नसीरा अल खलील में जो गांव है, यहाँ पर एक फिलिस्तीनी जो ट्रेनर था, जो ट्रेन कर रहा था चुपचाप लोगों को, वो आईडीएफ को पता चल गया, आईडीएफ ने वहां पर मारा, अल नसीरा अल खलील में उसका असैसिनेशन कर दिया। लेकिन असैसिनेशन के बाद, और उसका नाम है उसामा नज्म, और असैसिनेशन के बाद लेकिन वहां पर बेत जिब्रीन में वहां पर पूरा जो है लोग निकल आए और चाकू लेके निकल आए, और एक स्टैबिंग ऑपरेशन वहां पर आईडीएफ के खिलाफ किया, पूरा बाकायदा डंके की चोट पे किया। और उसके साथ देखिए जो मेन घटना जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो राफा में हुई ईस्टर्न जॉर्ज इंटरसेक्शन पे, आप विश्वास करिए कि जब 2 मिलिट्री बुलडोजर आ रहे हैं, 2 टैंक्स आगे चल रहे हैं, 3 मिलिट्री बुलडोजर चल रहे हैं, पूरी इन्फेंट्री की फोर्स आ रही है, उस पर कैसे कोई एक्सप्लोजिव मार सकता है। लेकिन हमास ने वो काम किया। कल मैंने बताया था कि एक टैंक के अंदर एक बम रखा था, उसको निकाल लिया था हमास के लोग के फाइटर्स ने। आज उन लोगों ने, मेरे ख्याल से शायद पता नहीं वही बम ना हो, कई इस तरह के इम्प्रोवाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, मतलब एक्सप्लोजिव डिवाइसेस से, सॉरी, उन्होंने उस फोर्स को जो इजराइल की आ रही थी उसको मारा। और उसमें पूरी घटना में कम से कम 9 इजरायली सोल्जर्स या तो घायल हुए हैं या मारे गए हैं। बड़ी बुरी हालत है। और इसी के साथ जो पूरा डंका हमास का बज रहा है, वो मैं आपको बार बार उसके बारे में बताता रहूंगा, रोज किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। आज का प्रसारण में यही समाप्त करता हूं। कल तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।